तो वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम जो जीएस पेपर सेकंड है अपना पॉलिटी का है उसको देखेंगे मेन से रिलेटेड। ठीक है। अब इस पेपर में देखिए ये अपना सिलेबस है पूरा। आप सबने आई होप पढ़ा ही होगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन, इसको मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है। आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इस पूरे सिलेबस को लगभग अगर किसी भी एग्जाम में पूछेगा तो जनरली 20 क्वेश्चन पूछेगा इस पे। ठीक है। तो एग्जामिनर के सामने भी सिलेबस है, तो आपने उसके माइंडसेट को समझना है कि अगर उसे पूछना है तो अच्छा एक क्वेश्चन तो वो पक्का फेडरलिज्म से पूछेगा ही पूछेगा, एक उसे पूछना है तो वो पंचायत से पूछेगा ही पूछेगा, ये जरूरी है पंचायत। ठीक है। अगला उसे पूछना है तो भाई क्यों नहीं वो पूछेगा जो एनजीओ वगैरह है, एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगला वो क्या गवर्नेंस से नहीं पूछेगा। तो मेन मोटो क्या है, मैंने इस पूरे सिलेबस को आपके 20 पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। आपने क्या करना है, इन 20 पॉइंट पे आपने क्या करना है, 20 पेपर लेना अभी, प्लेन पेपर लेना A4 शीट के। ये पेपर लेना अभी, A4 शीट है। 20 पेपर आपने लेने हैं। 20 के टॉपिक जैसे फेडरलिज्म मैंने आपसे बताया, फेडरलिज्म हेडिंग डालना, यहाँ पे इसकी इंट्रो लिख लेना। ठीक है। फिर कुछ पॉइंट और लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है। साइड में एक बॉक्स में कहीं पे चैलेंजेस लिख लेना कि क्या क्या चैलेंजेस है। ठीक है। जो चैलेंजेस है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है। तो मेन मोटो क्या है, आपने जो भी तैयार करना है बस एक पेपर पे लेना है। इस पूरे पेपर से 20 क्वेश्चन बन रहे हैं, 20 टॉपिक है, आपने उन 20 को अच्छे से पढ़ के जाना है। थोड़ी थोड़ी समझ होगी, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लिख लोगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। ये आप एश्योर हो जाना। आप, मैं अभी जब बताऊंगा आप इन पॉइंट्स को देखना, और किसी भी ईयर का, यूके का हो यूपी का हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस है, मेन टारगेट अपना वही है। आप उठा के देखना, अगर इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाए तो बात है, कुछ बाहर नहीं जाने वाला। ठीक। अगला चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक आंसर राइटिंग के लिए भी बता देता हूँ, इसमें थोड़ा शॉर्ट पे रखते हैं। तो आपने दो पेपर मिलते हैं, दो शीट मिलती हैं आपको। तो क्वेश्चन जो भी पूछा गया आपने उसका इंट्रो तो देना ही है। इंट्रो आपने रेडीमेड याद किया हुआ है। ठीक है। कंक्लूजन भी आपने देना है, कंक्लूजन भी आपका रेडीमेड है। एक कोशिश करना कोई डायग्राम बनाने की, ताकि आपका स्पेस कैप्चर हो प्लस जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो। अब आपने क्या याद रखना है इसके बीच में, एक तो कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स कैसे, भाई अगर मैं गवर्नेंस पे क्वेश्चन है, गवर्नेंस पे, तो आपके दिमाग में 5-6 कीवर्ड्स फटाफट गवर्नेंस के आने चाहिए, जैसे मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है। और आपका गवर्नेंस का कोई मॉडल है वो भी मैं चलिए बता दूंगा मैं आपको, मिशन कर्मयोगी वगैरह बनाए थे सरकार ने। तो ऐसे 5-7 चीजें आपके दिमाग में फटाफट आ जाए, उससे क्या होगा, आपका कंक्लूजन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इन सबसे कंक्लूड कर सकते हो। इंट्रो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको देना है, कीवर्ड आपने ऐसे याद रखने हैं। अगला, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हो वो याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो आपने आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, जो मेन मेन आपको याद है, मीन्स फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं उनको एक बार जरूर याद करना। और क्या याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आपके डीपीएसपी। कुछ भी क्वेश्चन आएगा लगभग यहाँ से, गवर्नेंस का कोई क्वेश्चन आएगा तो गवर्नेंस मतलब सरकार की जिम्मेदारी है एक तरीके से। तो सरकार के ऊपर जो प्रेशर डालता है या फिर उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देता है, डीपीएसपी। तो आपको डीपीएसपी कोट करना है उसमें स्मार्टली। अब वो कुछ भी पूछे, अगर वो पूछे सोशल जस्टिस पे, तो भाई यूसीसी दे रखा है सोशल जस्टिस के लिए, आर्टिकल 41 भी दिया हुआ है। ठीक है। तो ऐसे करके आपने यूज करना है। और किसी क्वेश्चन में वो पूछ रहा है सिटीजन पे जिम्मेदारी डाल रहा है कुछ, कि भाई सिटीजन को आगे आना पड़ेगा, तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज आनी चाहिए कि ड्यूटीज सिटीजन की है। तो ऐसे स्मार्टली प्ले करना है, सोचने का तरीका सीखना है। तो चलिए इसमें, इसको तो बाद में भी डिस्कस करेंगे, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं मेंस आंसर राइटिंग में। लेकिन चलिए सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये पूरा सिलेबस है, आप आराम से पढ़ना। जो पॉइंट मैं बताऊंगा बस आपको उतना काम करना है। पहला है आपका फेडरलिज्म, फेडरलिज्म जिसको बोलते हैं संघवाद, संघवाद। ठीक है। अब इसका आपने एक इंट्रो तैयार किया, अभी लिख लेना पेपर पे कहीं से भी ढूंढ के। ठीक है। इस पे क्या है कि मेन वो पूछता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से, लेकिन आपको क्या है ना, फेडरलिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार हिस्टोरिकली भी याद होना चाहिए। कैसे कि स्टार्टिंग में 19, चलिए इसको देखते हैं,
1947 से नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, 1967 तक ये पूरा नेहरूवियन एरा था। नेहरूवियन प्लस लाल बहादुर शास्त्री जी भी आ गए थे, कांग्रेस का पूरा राज था। तो जो कॉन्सेप्ट था फेडरलिज्म का वो पूरा सेंट्रलाइज्ड था, ठीक है, कि केंद्र सरकार के हाथ में पूरी पावर थी, लगभग स्टेट के पास बहुत कम पावर थी। तो ये चला 67 तक। अब आप जो भी चीज समझेंगे इस चीज के इस कंटेक्स्ट से समझना, ठीक है। अब क्या होगा, राज्यों में दूसरे दलों की सरकार बननी स्टार्ट हो जाएंगी 67 के बाद से। हुई तो 57 से हो गई थी शायद केरल वगैरह में, लेकिन प्रॉपर, क्योंकि अब सेंटर वीक होना स्टार्ट होगा यहाँ से, इंदिरा गांधी सेंटर में आ जाएंगी तो थोड़ा सा वीक होगा। तब जितने भी स्टेट हैं वो थोड़े एम्पावर हो जाएंगे और थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन करेंगे, ठीक है। तो ये फेज आई कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म की। कब तक चली, 1990s तक। तो आप जितने भी एग्जाम्पल देखोगे, इमरजेंसी कब आई, ठीक है, किस स्टेट में इमरजेंसी ज्यादा लगी, इसी टाइम पीरियड में लगेगी, ठीक है। आर्टिकल 356 का जो यूज होगा इस 1967 से 1990s के बीच बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सिख राइट्स भी हुए, बहुत सारी चीजें इस फेज में हो गई, क्योंकि स्टेट के पास थोड़ी सी पावर चली गई थी, तो आपस में सेंटर और स्टेट अपनी पावर से रिलेटेड लड़ाई कर रहे थे आपस में, ऐसे समझ लेना इसको, ठीक है। अब 1990 के बाद क्या हुआ, गठबंधन का दौर शुरू हुआ। गठबंधन की सरकारें शुरू हुई, अलायंस आ गया। तो अलायंस में देखिए हर किसी को साथ में लेके चलना है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ता है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आया, जिसको अभी आप सुनते हो ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये पहले से चल रहा है कोऑपरेटिव, ठीक है। ये कब से कब तक चला, ये 1990 से लेके कब तक चलेगा आप बताइए, 2014 तक। 14 तक क्यों चलेगा, क्योंकि यहां तक सारी गठबंधन की सरकारें बन रही थी, अभी मोदी जी पिक्चर में नहीं आए हैं, ठीक है। कांग्रेस की देखिए कितनी बार यूपीए आ गया, यूपीए सॉरी यूपीए, ठीक है। अभी तो खैर इंडिया आया है, लेकिन पहले इसको यूपीए बोलते थे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो अलायंस पॉलिटिक्स शुरू हुई। तो जितना भी स्टेट और सेंटर के बीच जो भी काम होंगे लगभग कोऑपरेशन से होंगे, सेंटर कुछ उसकी बात मानेगा, कुछ स्टेट मानेगा, साथ मिलके थोड़ा सा चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको, आई होप। अब इसके बाद क्या होगा, 2014 से मोदी लहर स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अब देखिए बहुत टाइम बाद मेजोरिटी 272 का आंकड़ा पार किया, जादुई आंकड़ा। तो सरकार, केंद्र सरकार सत्ता मजबूत हो गई, ठीक है। अब मोदी जी क्या लेके आएंगे 2014 से 2019 तक, क्या किया इन्होंने, इन्होंने कंपटीशन पे बहुत ध्यान दिया, कि फेडरलिज्म की जो फॉर्म थी वो कंपटीशन पे आ गई, कि राज्य आपस में कॉम्पीट करने लगे, सेंटर से भी कंपटीशन होने लगा कुछ राज्यों का, कुछ का स्टेट स्टेट से होने लगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए नीति आयोग ने बहुत सारी इंडेक्सेस निकाली, ठीक है, कि हेल्थ में, हंगर में, एजुकेशन में, ठीक है, और भी बहुत सारी थी। उससे क्या हुआ ना, जैसे लॉजिस्टिक की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो स्टेट की रैंकिंग डालने लगा वो, कि ये बिग स्टेट, ये स्मॉल स्टेट, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, ये हिली स्टेट जो भी हैं। तो इनकी रैंकिंग हुई, आपस में ये कॉम्पीट करने लगे कि यूपी बिहार से ऊपर जाना है, बिहार वाले सोचेंगे यूपी से ऊपर निकलना है, अपने आप को सबसे पीछे नहीं रखना है। तो कंपटीशन स्टार्ट हुआ ताकि उससे तरक्की हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 19 के बाद से आपने देखा होगा दो फेज हैं, इसको कुछ लोग बोलते हैं कि कॉम्बेटिव, कॉम्बेटिव फेडरलिज्म। कॉम्बेटिव मतलब एक तरह से लड़ाई वाला। कॉम्बेटिव क्यों, क्योंकि सीबीआई की जो इंक्वायरी होती थी स्टेट में जाके, कुछ स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल, केरल, इन्होंने जनरल कंसेंट जो थी वो मना कर दिया देने से। क्यों, क्योंकि बंगाल में वो सरकार है जो केंद्र में नहीं है, सेम केरल में है, तो वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकते हैं, इस वजह से थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव होने लगा, लड़ाइयाँ होने लगी तमिलनाडु की केंद्र सरकार से। आर्टिकल 131 का यूज करेंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो कॉम्पिटेटिव था, कुछ करप्शन के भी चार्ज लगेंगे, तो इसको तो हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। इस चीज में कंट्रोवर्सी में हमें नहीं पड़ना। करना क्या है कि हमें दूसरा वाला जो फेडरलिज्म था इसी फेज में 2019 से 2024 तक ले लीजिए, कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव कि सब कोलैबोरेशन करेंगे आपस में। कोलैबोरेशन कैसा, जैसे देखना आप 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आए, तो इसमें क्या हुआ, केंद्र भी, ये सेंटर हुआ, राज्य के साथ भी हुआ इसका कोलैबोरेशन,
पंचायत के साथ भी इन्हें करना पड़ा, जिले के साथ हुआ, प्लस जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज थी, जो डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है। तो इन सब ने आपस में कि भाई सब कोलैबोरेट करके इन 115 डिस्ट्रिक्ट पे ध्यान देंगे, इनको हम उठाएंगे। तो इस तरीके से फेजेस चल रही हैं। तो आपने फेडरलिज्म जब तैयार करना है तो विद कॉन्सेप्ट समझना है। ऐसे नहीं देखें, आप कोई भी मैगजीन उठा लेना, उस मैगजीन में लगभग ऐसे ही दिया हुआ होता है कि फेडरलिज्म क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, कंक्लूजन। तो इंट्रो तो आप वहां से उठा सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कंक्लूजन भी देख लेना एक बार को, लेकिन कंक्लूजन मैं आपसे बोलूंगा आप कॉन्सेप्ट समझने के बाद ना खुद से लिखना, सेल्फ। इससे ना आप में, आपकी जो दिल में है उसको एकदम पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक आप तभी लिख पाओगे, और वो पढ़ने में समझ में आ जाता है कि आपने रटा हुआ लिखा है या फिर कहीं से समझ के या फिर अपना लिखा है। तो कंक्लूजन एटलीस्ट आप खुद से देना। इंट्रोडक्शन तो एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट करता है, चलो ठीक है, डेफिनेशन या कुछ होगा तो उसने कहीं से पढ़ा होगा, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बॉडी के जो पॉइंट है तो उसमें आपको क्या तैयार करना है, एक तो पूछता है वो ये कि यूनिटरी है हमारा फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, यूनिटरी या फिर वो फेडरल है। कि पहली तो ये डिबेट चलती है कि यूनिटरी, तो यूनिटरी के फीचर्स आपको पता होने चाहिए कि भाई आर्टिकल 1 कहता है कि जो स्टेट है वो डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, सेंटर नहीं हो सकता, तो बात तो सही है, 370 भी ऐसी है, ठीक है। ऊपर से आईएस वगैरह, गवर्नर, तो ये क्या है, सेंट्रलाइजेशन दिखा रहे हैं, 356 का यूज हो जाता है, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चलती है। जो फिनेंस कमीशन भी है वो थोड़ा सा इसको अवॉइड कर देना वैसे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप आई होप अपने हिसाब से इसको पढ़ लेंगे। फेडरलिज्म में क्या है इसको भी देखना कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है। 3 टियर स्ट्रक्चर है, शेड्यूल 7 का, जिसमें कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, ये 3 तरह की लिस्ट है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो भी वही फेडरलिज्म को दिखाता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है, नीति आयोग वगैरह है, जीएसटी काउंसिल है, तो ये फेडरलिज्म के प्रोविजन हो गए। पीसीएस में वैसे जनरली यूनिटरी फेडरलिज्म इसमें से पूछेगा। इंट्रो कंक्लूजन याद रखना, कंटेक्स्ट एक बार समझ लेना, ताकि आपको कभी अगर टफ भी पूछे तो आप फंसे ना, और फंसे नहीं भी ना तो आप अगर फेडरलिज्म में पूछेगा तो आप प्रेजेंट की जो कोलैबोरेटिव अप्रोच चल रही है इससे कंक्लूड करो, इस कीवर्ड को लिखो, तो एग्जामिनर रिलेट कर लेगा, ठीक है। तो उसको इसमें इशू नहीं आएगा, आपने नहीं पढ़ा तो वो थोड़ा सा आपके लिए इशू है, ठीक है। अगला कुछ इसमें डायग्राम, अब मैंने आपसे बोला था कि पेपर पे डायग्राम बनाने हैं, तो डायग्राम कहाँ से लेके आओगे, तो कुछ भी जैसे ऐसे बना दो कि सेंटर, ठीक है, ये स्टेट है और ये अपना क्या है, लोकल बॉडीज है। तो सेंटर स्टेट को कितना देता है, लगभग 41% फिनेंस कमीशन ने बोला है, और लोकल बॉडीज को क्या देता है, ग्रांट्स देता है। तो आपने ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कि फंड का डिवोल्यूशन फिनेंस कमीशन, तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो अगर इसमें पूछेगा तो। चैलेंजेस में या पॉजिटिव में, बेनिफिट भी पूछेगा तब भी इसको ड्रॉ करना, चैलेंजेस पूछेगा तब भी आपको इसने ड्रॉ करना है, ठीक है। अगला अगर वो पूछे क्या कि आपको एक दो डायग्राम पता होने चाहिए, कैसे कि देखिए प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कुछ, कि ये सेंटर है, इससे छोटा ये स्टेट है, और ये सबसे छोटा अपना जो लोकल बॉडीज है, पंचायत, पंचायत लिख देता हूँ उसको, ठीक है। ऐसे लिख दो कि प्रेजेंट, प्रेजेंट स्ट्रक्चर, लेकिन होना क्या चाहिए, लिख देना यहाँ पे, आइडियली, आदर्श रूप में क्या होना चाहिए कि ये जितनी सेंटर के पास पावर है उतनी स्टेट के पास होनी चाहिए, उतनी ही लगभग लोकल बॉडीज के पास होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो अब ये आप सॉल्यूशन में लिखो, अगर चैलेंजेस पूछेगा तो ये ड्रॉ कर दो, सॉल्यूशन पूछेगा तो ये ड्रॉ कर दो। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपको कैसे तैयार करना है। तो पहला टॉपिक फेडरलिज्म कंप्लीट ऐसे करना है, पेपर पे लिख लेना। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना जुडिशरी। जुडिशरी पे भी एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, चलिए, वो कुछ भी पूछ सकता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, ठीक है, जुडिशियल पेंडेंसी है या फिर जुडिशियल रिफॉर्म। तो जो करंट के क्वेश्चन होंगे मेन से 20 दिन पहले अगर हम देख लेंगे सारे करंट के टॉपिक तो आपको अपडेशन हो जाएगा। लेकिन आपको एक पेपर सेव करना है जुडिशरी के लिए, कुछ एक इंट्रो इसका लिखना है, कंक्लूजन रेडीमेड रखना है, या फिर आप खुद से टॉपिक पढ़ के लिख सकते हो। बस आपको क्या है, थोड़ा सा बॉडी का पॉइंट इकट्ठा करना है, ठीक है।
अब देखिए स्मार्टली कैसे तैयार करना है जुडिशरी। एक तो वो पूछ सकता है पॉजिटिव टोन में, एक पूछ सकता है नेगेटिव में। पॉजिटिव में कैसे या नेगेटिव में कैसे? पहली चीज कि देखिए उसने पूछा कि पेंडेंसी बहुत है, तो आप लिख देना कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। इससे आप या तो इंट्रोड्यूस कर सकते हो या फिर कंक्लूड कर सकते हो निगेटिव से। इसी का पॉजिटिव आपको लिखना है, तो आप लिख देना कि जस्टिस, जस्टिस हरी मतलब जल्दी हो जाए, तो जस्टिस वरी चिंता में डाल देता है। तो एक ही पॉइंट को आपने दो पर्सपेक्टिव से समझ लिया, लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी में अच्छे क्या आपने क्या ना इसके फटाफट चैलेंजेस देखने हैं कि भाई 5 चैलेंजेस, 5 पॉइंट से याद करो, एक तो आप आराम से बना के लिख लोगे, ठीक है, कम ज़्यादा हो जाएगा। कि भाई क्या समस्या होगी कि भाई ठीक है वैकेंसी नहीं है इसमें, कहीं से डेटा उठा लो कि लगभग 25% अभी ऑक्यूपाइड नहीं है, ऐसा कुछ होगा, कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ अप्रोक्स इतना है, ठीक है। अगला आप देख लो कि इनका जो जो जजेस हैं इनका जो वर्किंग है वो लगभग 188 डेज है। ये तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोला था कि इसको बढ़ाना चाहिए। तो आपको अगर सॉल्यूशन लिखना है तो आप लिख दो इसको बढ़ा देना, समस्या लिखनी है तो 188 दिन काम करते हैं, इस वजह से जो वर्कलोड है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने टोटल 5-6 पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। फिर इन्हीं के सॉल्यूशन लगभग इन्हीं से रिलेटेड है। आपने जो पॉइंट पढ़ा कि समस्या है तो यही समाधान है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाओ, ठीक है। एआई का यूज करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो, ठीक है। जो एडीआर है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। और भी आप यूज कर सकते हो। तो ए से ए ऐसे कुछ निमोनिक्स बना लेना, आपका हो जाएगा 5-6 पॉइंट सॉल्यूशन के, 5-6 चैलेंजेस और 1-2 डायग्राम। डायग्राम इसमें कैसे बनेंगे, चलिए डायग्राम में आपको समझाता हूँ। अब देखिए वो पूछ लेगी जुडिशियल एक्टिविज्म, तो आपने कैसे ड्रॉ करना है। ये लाइन है अपनी, इसको लिख देना आइडियली, ठीक, कुछ भी ऐसे बना दो, एक लाइन ड्रॉ करना, इस पे लिख देना जुडिशियल। अब यहां पे सपोज आइडियल की जगह आप लिख दो सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। तो देखिए ये जो जुडिशरी की ये जो वर्डिक्ट है या एम्बिट है, जो क्षेत्र अधिकार है, वो अगर सेपरेशन ऑफ पावर से नीचे है तब तो ग्रीन है, बढ़िया है, तो इसको लिख देना यहां तक कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, ठीक। अगला ये देखिए कितना बढ़ गया है, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है उस कॉन्सेप्ट को इसने वॉयलेट कर दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जुडिशियल एडवेंचरिज्म, एडवेंचरिज्म, हो गया काम। तो ऐसे आपने लिखना है, ऐसे यूज करना है चीजों को, ठीक है। और भी कुछ सॉल्यूशन वगैरह पूछ ले तो हब एंड स्पोक बना देना, ठीक है। ये अब ये तो काफी कॉमन हो गया, आपको पता है कि अगर आपको 4 पॉइंट याद है तो आप 4 में ये ट्राइंगल या स्क्वायर इसको यूज कर लेना, कैसे, थोड़ा सा इनोवेटिव सा भी लगेगा इस तरीके से, ठीक है। 5 में पूछेगा तो देखिए हर चीज बहुत समझ से है, आप जितनी उसको इनोवेटिवली यूज कर पाए। 5 में ये ड्रॉ किया आपने, ऐसे एरो बनाए, ठीक है, ये, और यहाँ पे लिख दिया सजेशन या जो भी है, तो बॉक्स कर देना इनको। तो क्या ये जो हब एंड स्पोक है उससे सही नहीं लग रहा? तो ऐसे आपको स्मार्टली स्मार्टली प्ले करना है। हार्डली अब देखिए 20 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, 20 पेपर हैं, आपको 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे प्रिपेयर होने में। उसके बाद आप रिवाइज इसको 1 दिन में कर लोगे, दूसरी बार करोगे तो हार्डली 5-6 घंटे में सारा रिवाइज कर लोगे। तो 10-15 बार कर लोगे तो आप 1 घंटे पे ले आओगे इसको पूरे को, उन 20 पेपर को आप 1 घंटे में रिवाइज कर लोगे आराम से। और बस मेन से पहले इतना ही आपको टाइम मिलता है, पेपर 1 और 2 के बीच में इतना ही टाइम मिलेगा। उस टाइम को आपने बस ऑप्टिमली ऐसे ही यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाता, बिखराव हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ऐसे आपने तैयार करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए इसी को ले लेते हैं पहले, कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को कंपेयर कराएगा, ठीक है। तो अब कितना देखिए, फ्रांस पे भी पूछा हुआ है उसने क्वेश्चन, ब्रिटेन पे पूछा हुआ है, अमेरिका पे पूछा हुआ है, तो आप कितना तैयार करोगे, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमें अगर कंपेयर करना है तो किन चीज़ों को करेंगे, या तो अपनी पार्लियामेंट को करेंगे किसी से कंपेयर, ठीक है, या फिर जुडिशरी को करेंगे, ठीक है।
या फिर जो हमारा मॉडल है, जैसे हम रिपब्लिक है नहीं है, प्रेसिडेंट को करेंगे। ठीक है, ये 3 सिस्टम हुए। अब पीएम तो पार्लियामेंट में आ ही जाएगा। एक चीज और वो पूछेगा, वो है हमारा मॉडल जो सेक्युलरिज्म वगैरह का है। तो इसको तो वो कॉम्प्रिहेंसिवली किसी और से कंपेयर कराएगा। चलिए पहले एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अगर आपसे कंपेयर कराएगा तो याद रखना सिर्फ यूके की कंपेयर कराएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है। वहाँ पे इंडिया में है, पावर है, सोवरेन है, लेकिन एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तो आपसे कंपेयर कराएगा कि डिफरेंस बिटवीन इंडिया और यूके। तो आपने इसका डिफरेंस देखना है। ठीक है, और क्या देखना है, सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। ठीक है, ये बीच की दरार हटा देनी है, सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये बॉक्स आपने यूज करना। डिफरेंस पूछेगा तो ये, सिमिलैरिटी ये, और कंक्लूड कर देना। तो पार्लियामेंट मतलब यूके। अब यूएस यूएस किसी की मत देखना, आप इस पर रिलाई कर सकते हो। पूछेगा तो यहां से पूछेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट फॉर्म अगर वो पूछेगा तो आप बताइए मुझे प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पे चलता है। या तो है यूएसए में, ठीक है, या फिर फ्रांस में क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल है, सेमी है, पूरा नहीं है। ठीक है, तो आपने एक बार यूएसए से कंपेयर कर लेना इसको, दूसरा आपको कंपेयर करना है फ्रांस से। बस आपका तैयार हो जाएगा। वो फिर रशिया से भी कराएगा ना, तो रशिया क्या है, रशिया भी फ्रांस की तरह है, तो बस रशिया से कर देना ऐसे। तो एक्चुअल में इसमें है क्या फ्रांस में, कि जो प्रेसिडेंट है वो उसके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करता है अपनी मर्जी से, मतलब लगभग अपनी ही जो भी पसंदीदा होगा उसको कर देगा। ठीक है, और रशिया में क्या होता है कि पुतिन साहब पहले प्रेसिडेंट बनेंगे। वहां पे कुछ बार है कि आप 2 बार से ज़्यादा सपोज नहीं बन सकते। तो वो क्या करेंगे, वो खुद बाद में पीएम बन जाएंगे और सारी पावर प्रेसिडेंट से पीएम में ट्रांसफर कर लेंगे। पीएम बने रहेंगे 4 साल तक, फिर दोबारा जब 4 साल पूरे होंगे फिर से प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो सारी पावर फिर से प्रेसिडेंट में। तो बात यह है, रशिया से वो कंपेयर कराएगा नहीं। आपको किससे कंपेयर करके लिखना है, यूएसए या फिर फ्रांस से। ठीक है, नेक्स्ट जुडिशरी कंपेयर कराएगा। तो जुडिशरी किसकी कंपेयर कराएगा, यूएस की जुडिशरी बहुत बढ़िया है, इसी से कंपेयर कराएगा। थोड़ा बहुत कराया तो यूके से, अदरवाइज यूके से नहीं कराएगा, यूएसए से। तो तीनों चीजें आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी से आनी चाहिए कि भाई कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ है, लेकिन वो पूछेगा तो वहां से जहां पे बेस्ट मॉडल चल रहा होगा, चल रहा है। इंडिया ने भी कुछ चीजें यहाँ से अडोप्ट की हैं, तो आप आराम से सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस तभी निकाल पाओगे जब दोनों में कुछ होगा। तो आपने इन तीनों को समझना है, लिखना है। ये जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है, ये फ्रांस यूके इन सबसे वेस्टर्न वर्ल्ड से हम सेक्युलरिज्म वाले टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना है, तैयार करके जाना है टॉपिक। ठीक है, पीवाई क्यूज अभी डिस्कस करेंगे बाद में, आपको समझ में आ जाएगी बात। अगला वो पूछेगा आपसे एक टॉपिक और है, वो क्या है, पूछेगा ही पूछेगा ऑलमोस्ट इस बार तो। इसको फिक्स करके लिख लेना कहीं, इस पे क्वेश्चन आ गया। इलेक्शन पे नहीं, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे। इस पे हर बार पूछता है, इस बार पक्का पूछेगा। और पूछेगा भी किस पे, स्टैटिक पे। तो बहुत रेयर चांस है, पूछेगा तो पूछेगा। वन नेशन वन इलेक्शन, रामनाथ कोविंद जी ने रिपोर्ट सौंपी है, आपने इसको तैयार करना है। इस पे हम भी वीडियो ले आएंगे, बना लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, सिंपल सा टॉपिक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है। तो या तो आप पूरे इलेक्टोरल रिफॉर्म को चेस करो, या फिर आप वन नेशन वन इलेक्शन को बहुत अच्छे से कर लो। पहला तो यही कर लो। ठीक है, दूसरी चीज थोड़ा सा टू बी सेफ, कि कभी स्टैटिक से भी पूछ ले, तो आपको बस कीवर्ड याद रखने हैं 5-6, कि भाई क्या क्या समस्याएं चल रही हैं और क्या क्या हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म लेने हैं। क्या है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये एक इशू है। दूसरा फंडिंग का इशू है। फंडिंग में आपने देखा अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, अगला क्या है, इलेक्टोरल रिफॉर्म में कि आरपीए एक्ट में थोड़ी सी दिक्कत है 51 वाले में, तो उसमें भी कुछ संशोधन करना है। ठीक है, और भी जो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन है उनके ऊपर भी कुछ बार लगाने हैं। तो ऐसे करके आप इसको तैयार कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपसे बोलूंगा कि आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आपने एक बार पॉइंट देख लेना मोटे मोटे क्या है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आप लिख लोगे। फोकस आपका वन नेशन वन इलेक्शन पे रहना चाहिए इस बार, अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो इस बार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो पूछेगा आपसे
जो आईआर में है, आईआर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, ये कंफर्म है, वो पूछेगा ही पूछेगा 2 से 3 क्वेश्चन। तो आपने 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला कौन सा, कि जियो पॉलिटिकल टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या, कि देखिए इसराइल में, इसराइल और हमास का वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया चल रहा है, ठीक है, ईरान का भी लगभग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल से, ठीक है। तो ये जो बाहर टर्बुलेंस चल रहा है, उससे इंडिया के इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैसे हैम्पर हो रहे हैं, बस एक से ही याद रख लेना। जैसे चलिए इसको डिस्कस भी कर लेंगे कि इसराइल और हमास के वॉर से इंडिया कैसे इफेक्ट हो रहा है। तो आपने देखोगे कि ट्रेड, ठीक है, जियो पॉलिटिकल बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत आती है हमें। कुछ बोलते हैं हमास के लिए तो अरब वर्ल्ड नाराज हो जाता है, और इसराइल हमारा एलाई है, ठीक है, अच्छा गुड एलाई है, ऑल वेदर फ्रेंड है। तो ऐसे करके 5-6 पॉइंट लिख लेना, ठीक है। समाधान क्या है, तो वही जयशंकर साहब की देखना आपने, उन्होंने क्या क्या बोला हुआ है। पहली चीज, इन सब के जो सॉल्यूशन है ना, आप अभी से मत ढूंढना प्लीज, क्योंकि ये क्या ऐसे टॉपिक है जो ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। जब आपका मेंस हो, उससे 5-6 दिन पहले देख लेना कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या सॉल्यूशन अभी तक हुए हैं, लगभग उन्हीं को लिख के आना। क्योंकि अभी आप इस पे कुछ नोट बना लोगे, तब तक स्टैंड कुछ बदल जाए, कुछ इशू हो जाए, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिल लगा के इससे नहीं रखना है। बस इसके चैलेंजेस देख लेना और इंडिया इससे कैसे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, वो एक क्वेश्चन पूछेगा ग्लोबल बॉडीज पे, ठीक है, चाहे वो यूएन रिफॉर्म के बारे में पूछ ले, ठीक है, G20 के लिए पूछ ले, या फिर जो और ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बिम्स्टेक है, तो इन सब पे पूछ सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यूएन रिफॉर्म पे उसे पूछता है लगभग, क्योंकि यहाँ पे डिमांड की ज़्यादा ज़रूरत है, रिफॉर्म की ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक क्वेश्चन ग्लोबल बॉडीज का हो गया आपका, कंफर्म है, ठीक है। जो भी न्यूज़ में चल रही होगी अभी आप एज्यूम मत कर लेना, क्योंकि मेंस का पेपर अभी नहीं बनेगा। तो जो भी न्यूज़ में चलेगी ये पूरा करंट बेस है, इसका कोई स्टैटिक पार्ट नहीं है। जो भी है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका एक वैलिड रीजन होगा पूछने का, ठीक है। तो ये सब करंट का है, आप हफ्ते 10 दिन पहले भी इसको तैयार करोगे, कोई इशू नहीं है। बस एक पेपर सेव रखना इन 3 क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया की जो नेबर है ये अनस्टेबल हो गए हैं, है अनस्टेबल, उससे इंडिया के लिए कितने चैलेंजेस बढ़ गए हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारी सिक्योरिटी पे है, सोवरेनिटी पे है, ठीक है, हमारे रिसोर्स पे है, और पॉलिटिकली भी है। बहुत सारे रीज़न है, इसको आपने देखना है। क्योंकि अभी बांग्लादेश पे हुआ है, श्रीलंका है, वहाँ भी हो चुका है, पाकिस्तान तो है ही, फेल्ड स्टेट है पूरा, अपना अफगानिस्तान भी लगभग ऐसा ही है, तालिबान रूल कर रहा है वहाँ पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस में है कि इंडिया के नेबर नेबर सारे बेकार हैं, लगभग कबाड़ा हो चुके हैं सबके सब, म्यांमार की भी यही हालत है। तो फेल्ड स्टेट से घिरा हुआ है इंडिया। बस आपने यही समझना है कि अगर एक स्टेट से, जैसे बांग्लादेश से इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो लगभग बस बॉर्डर चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम पाकिस्तान से भी वही है, प्रॉब्लम अफगानिस्तान से वही है, म्यांमार से वही है, और नीचे श्रीलंका से भी वही है। बस उस रीजन के एग्जांपल लिखने हैं कि भाई तमिलनाडु, श्रीलंका, नॉर्थ ईस्ट तो म्यांमार, बांग्लादेश तो वेस्ट बंगाल, और पाकिस्तान तो अपना ये पंजाब राजस्थान, ये सब। तो तीनों टॉपिक, 3 क्वेश्चन फिक्स है, क्वेश्चन आएंगे, तैयार रहना, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक क्वेश्चन पूछता है, कंट्रोवर्सी से पूछेगा, जो चल रही होंगी, चल रही हमेशा चलती हैं, स्पीकर और गवर्नर, ये दोनों बहुत न्यूज़ में रहते हैं, हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है। कैसे तैयार करना है, इंट्रो, सेम बॉडी, कंक्लूजन, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अब इसमें डायग्राम आपने कैसे यूज़ करना है, गवर्नर में आप डायग्राम कैसे यूज़ करोगे, तो सिंपल सा ऐसे मैप बनाना एक, ठीक है, इंडिया का मैप हुआ है इसमें कि देखिए तमिलनाडु यहाँ पे है, तो तमिलनाडु गवर्नर RN रवि का कोई इशू था, यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान साहब जो गवर्नर है उनसे इशू था, बंगाल में ममता दीदी से था कुछ, महाराष्ट्र में कुछ इशू था। तो ऐसे करके लिख देना बॉक्स लगा के, तो आपका डायग्राम तो ये हो गया, ठीक है। गवर्नर पे जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो ऑलमोस्ट फिक्स है, ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत पहले से रिफॉर्म की बात चलती है। कुछ बॉडीज हैं जैसे सरकारिया कमीशन, पंछी कमीशन, 2006 में थी शायद इनकी रिकमेंडेशन, हाँ,
तो इन सब ने रिकमेंडेशन दी है, इनकी एक एक दो दो रिकमेंडेशन देख लेना गवर्नर से रिलेटेड। कंक्लूजन आपको वैसे करना है, इंट्रोफिक्स से बस बॉडी देख लेना क्या पूछेगा। ये गवर्नर पे हुआ, स्पीकर पे क्या पूछेगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऐसे लिख देना कि संसद एक मंदिर है और स्पीकर उसका पुजारी है। लेकिन अब टोन क्या है क्वेश्चन की, कि स्पीकर का रोल थोड़ा सा खराब हुआ है या फिर कुछ रिफॉर्म होने चाहिए, तो आप लिख देना उसी से अकॉर्डिंग रिलेट करके कि पुजारी है लेकिन उससे क्या हुआ, कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे दिस 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 दिस, समाधान ये है, कंक्लूजन, काम खत्म। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ऑलमोस्ट पक्का रहता है, पूछेगा। तो ऐसे करके हमें क्या है ना, 20 क्वेश्चन जनरली पूछता है, 20 ही टॉपिक है ऑलमोस्ट, हम 25 से 26 टॉपिक तैयार करके जाएंगे। क्योंकि क्या होगा ना, किसी टॉपिक से सपोज उसने दोनों पूछ लिए, तो हमने यहाँ से एक एक्सपेक्ट किया था, उसने पूछ लिए दोनों, तो हमारे ये जो टॉपिक हमने एक्स्ट्रा किए, तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट कर जाएंगे आपको। तो कम या ज़्यादा एवरेज लेके चलना, 25 टॉपिक तैयार करके जाने हैं अपन के, ठीक है। 25 के 25 इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक अपना पंचायत पे फिक्स है, पंचायत पे है क्वेश्चन, फिक्स आना ही आना है, ये तो कंफर्म है। तो इंट्रोडक्शन भी इसका फिक्स ही रखना है आपने। लगभग ऐसे इंट्रोड्यूस करना कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया पंचायत को, जिससे हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर, ठीक। अगली लाइन में लिख देना कि ये जो आज अगर हम देखें, देखिए ये मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखना ऐसे नहीं। 1992 से अभी देखना कितने साल हुए, 8 हुए, 20 और 8 28 और 5 33, लगभग 3 दशक हो गए। तो आपने कैसे लिखना है कि 3 डिकेड जर्नी ऑफ पंचायत, कि 3 दशक की जो पंचायत की जर्नी है उसके कुछ मिक्स रिजल्ट है। मिक्स रिजल्ट क्या, कि कुछ पॉजिटिव है, आपने 4-5 लिख दिए पॉजिटिव, और कुछ चैलेंजेस हैं कि भाई ये नेगेटिव है। एक आपको इसमें लिखनी है केस स्टडी, केस स्टडी ऐसे, क्योंकि ये क्या है ना, गांव से रिलेटेड टॉपिक है, गांव का आपको एग्जांपल मिल जाएगा यहाँ पे कंक्लूजन। अब देखिए केस स्टडी कैसे लिखनी है। एक्चुअल में क्या है ना, जब हम प्रिपेयर करते थे तो उसमें क्या था कि कुछ सजेशन सपोज देना है। मैं जैसे सपोज मेरा बैकग्राउंड रूरल बैकग्राउंड है, तो जो भी मुझे लगता था कि यार ये चीज़ होनी चाहिए एटलीस्ट, या फिर ये चीज़ बढ़िया है अगर गांव में हो तो इस केस स्टडी में ये लिखा कि एक डैश करके गांव है, कुछ भी लिख दो गांव का, उसे थोड़ी पता है इतना गांव है, 6-6.5 लाख गांव है, क्या पता उसे। तो डैश गांव में, कि वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ किसानों ने ऐसे करके, चलिए मैं आपको कॉन्क्रीट बताता ही हूँ, कि डैश गांव में कुछ किसान साथ में आए, उन्होंने क्या काम किया कि आपस में अपना अपना वर्क डिवाइड किया। वर्क कैसे, कि कुछ लोगों ने एक पॉन्ड खोदा, मतलब गहरा गड्ढा खोदा, और उसमें मछली पालन स्टार्ट किया। जो कुछ लोग उसमें थोड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने मार्केटिंग पे ध्यान दिया कि जो भी हम पॉन्ड में जैसे मछली पालन करेंगे, वो मछली निकलेगी तो उसे बेचना है, उसकी मार्केटिंग पे। और कुछ लोगों ने जो उसका मैनेजमेंट था वो पूरा देखा, टेक्निकल एस्पेक्ट देखा कि भाई कहाँ से इस पे क्या और फसल लगाई जा सकती है, क्या इंटीग्रेटेड इसके साथ फार्मिंग की जा सकती है। तो ऐसे कुछ करके उन्होंने अपना एक कुछ स्टार्ट किया। उससे उन्हें क्या हुआ कि सब लोगों को मिला के इनकम जनरेट होने लगी, और उस इनकम से वो कुछ टैक्स भी देते थे उस गांव में। उस गांव में फिर उससे साफ सफाई हुई, वहाँ के हेल्थ एजुकेशन इन सब के पैरामीटर धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो थिंग इज, आपको जो भी सही लगता है या तो आप पढ़ लेना, देखिए पढ़ोगे तो सबसे बढ़िया है। योजना में काफ़ी सारी केस स्टडी मिलती है पंचायत के ऊपर, एक योजना है भी, स्पेशल एडिशन है, पढ़ सकते हो। नहीं तो जो भी आपको लगता है कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ अच्छी है, तो डैश गांव में ये चीज़ हो रही है, दैट्स इट, इतना यहाँ पे लिख देना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये देखिए, मैं आपको वैसे चीट करना नहीं सिखा रहा हूँ, बट एग्जामिनेशन का पैटर्न ऐसा है ना कुछ, कि भाई वो जज नहीं कर पाता कि आपने समझ के लिखा है या फिर रट के लिखा है। ज़्यादातर रट के ही लोग पास होते हैं, तो सैड है लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें पंचायत में जो पॉजिटिव है बहुत सारे हैं, कि वीमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया है, ठीक है। और कि भाई डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, उससे क्या हुआ है कि जो काम लोकल लेवल पे था, यहाँ पे था, तो वो नीचे ही सोल्व हो जा रहा है। बॉटम अप अप्रोच आई है गवर्नेंस में, जो सरकार है वो पब्लिक तक पहुंच गई है, ठीक है। डोर डिलीवरी चल रही है इस टाइम। तो ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो। फंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो इशू नहीं है, पॉइंट क्या है ये तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ। नेगेटिव क्या है कि भाई
वीमेन तो आई हैं लेकिन पति पंचायत का सिंड्रोम आ गया है कि पति जो होते हैं वही प्रधान होते हैं, तो फंडिंग का इशू है। तो द थिंग इज, आपने पॉजिटिव निगेटिव वो जनरली ऐसे ही पूछेगा, कुछ इसका एक केस स्टडी और कंक्लूजन। कंक्लूजन आप डीपीएसपी से लिख सकते हो, ठीक है, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड लिख सकते हो, आप जो फ्यूचर विजन है इंडिया का 2047 तक उससे रिलेटेड लिख सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो इशू नहीं है, आपने इसको तैयार करना है पंचायत को। क्वेश्चन आ गया है, जिस दिन आ जाएगा मैच कर लेना खुद, कंफर्म क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। और अच्छा, एक चीज और छूट गई कि वो अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं भी आए, ठीक है, तो आपने वहां पे कैसे सोचना है। एफ एफ एफ, ये आपने सबने पढ़ा होगा ही हो। एफ से आता है फंड, मतलब पैसा, पैसा। फंड, फंक्शन मतलब कार्य, और फंक्शनरीज मतलब करने वाले, करने वाले। तो समस्या क्या है किसी भी चीज़ में, फंड में क्या दिक्कत है कि भाई पंचायत को फंडिंग नहीं मिल रही ठीक से, वो ग्रांट के ऊपर निर्भर है, ठीक है। जो मिलती है वो भी ठीक से यूज नहीं होती, 2 पॉइंट हो गए। अब आता है फंक्शन, कार्य वाला, कि जो कार्य करती है तो वो कार्य ही नहीं करती है पूरे टाइम, ठीक है। एवरेज जो उनकी मीटिंग है वो बहुत कम होती है, ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो कम होती है, तो कार्य कैसे करेंगे। प्लस जो करने वाले हैं, मतलब जो कार्य और भी है, वो लगभग लगभग कैपेसिटी की वजह से, क्योंकि जो पंचायत के लोग हैं, जो प्रधान वगैरह है, वो भी कैपेसिटी या स्किल ये सब ना होने की वजह से, लीडरशिप स्किल ना होने की वजह से वो कार्य को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते, जो समस्या है उनको सही से निकाल नहीं पाते। तो ये कार्य से रिलेटेड हो गया। अब करने वालों से रिलेटेड कि वही है कि क्या दिक्कत चल रही है भाई, करने वालों में क्या दिक्कत है, वो तो आप बता ही सकते हो कि करने वाले के पास एजुकेशन की दिक्कत हो सकती है, ठीक है, उसको पूरी अवेयरनेस नहीं हो जो गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, जो लोकल इश्यूज हैं उसके बारे में उसकी समझ कम हो सकती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से देखिए 2 4 6 पॉइंट हो गए, और बस समाधान क्या देना है कि यही इसका सोल्यूशन है, दैट्स इट। तो ऐसे करके आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हो, बाकी आपके हाथ में है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे, एक क्वेश्चन कंफर्म जो आता है लगभग सेल्फ हेल्प ग्रुप से, स्वयं सहायता समूह या फिर एनजीओ, एनजीओ, ठीक है। तो अब आपको इनमें पॉइंट इंट्रोडक्शन तो लिखना ही है, ठीक है, कि जैसे अमर्त्य सेन का लिख देना, अमर्त्य सेन, अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, दोनों के बारे में लिख देना कि अमर्त्य सेन ने क्या बोला है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड एनजीओ इज वन ऑफ द कोऑपरेटिंग कॉन्फ्लिक्ट, कि इनमें क्या है ना, एनजीओ और स्टेट ये आपस में कोऑपरेट करते हैं और लड़ाई भी करते हैं। कैसे, समझ में नहीं आया, डायग्राम ड्रॉ करना, सीधे एनजीओ आए तो इसको रट लो, किसको, ये सरकार है, ये नागरिक है, नागरिक, ठीक है। सरकार का काम क्या है, नागरिकों को कुछ सर्विस डिलीवर करना, डिलीवर की। सिटीजन क्या करते हैं, सरकार से कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो सिटीजन ने एक्सपेक्टेशन की, सरकार ने डिलीवरी की, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप रह गया, उस गैप को फिल करने का, इस गैप को फिल करने का काम कौन करती है, एनजीओ, ठीक है। इसको ड्रॉ करके आना, दैट्स इट। एनजीओ पे पूछेगा तो इसको तो ड्रॉ करके आपने आना है, ठीक है। अगला, अगर वो सेल्फ हेल्प पे पूछ लेगा कि सेल्फ हेल्प पे बहुत सारे डायग्राम है, अगर मैं इसको बताने लगा आपको तो मतलब एन नंबर ऑफ डायग्राम है, आप खुद बोलोगे कि ये क्या है, पूरा डायग्राम पे ही ड्रॉ कर देंगे हम पूरा आंसर। फिर भी चलिए मैं आपको फटाफट एक दो बताता हूँ। जैसे एनजीओ है, चलिए एनजीओ नहीं, एनजीओ का तो हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप का देख लेते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेशन करते हैं एक तरीके से, किसमें, डेमोक्रेसी में करते हैं ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो पार्टिसिपेशन हो रहा है। उससे क्या होता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो एक तरह से रियल डेमोक्रेसी हो जाएगी। ये लोग कि भाई आम लोग नीचे के जो बॉटम पे हैं वो लोग जब पार्टिसिपेशन करते हैं तो रियल हो जाती है, शेयर डेमोक्रेसी हो जाती है, साझा डेमोक्रेसी बना देते हैं, और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, समृद्ध डेमोक्रेसी इनकी वजह से बन रही है। यहाँ पे एनजीओ लिख दो या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप लिख दो, ठीक है। फिर भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे तो आप ऐसे ड्रॉ कर देना कि देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ पे है ज़्यादा, ये भी तो एक हो सकता है कि ये अर्बन सेंटर है यहाँ पे कम है, रूरल सेंटर में ज़्यादा है, ये अर्बन सेंटर है यहाँ पे कम है, रूरल में ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसे लिख देना, सॉरी ये सब बना के ना ऐसे स्मार्टली ऐसे कि यहाँ पे लेस
और ये जो डैश डैश है यहाँ पे मोर, एग्जामिनर को भी नहीं पता लगेगा कि कहाँ मोर कहाँ लेस बोल रहा है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन इससे काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप बॉडी भी इसकी आराम से तैयार करना, कोई इशू नहीं है। अब केस स्टडी आपने मस्ट देनी है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुडुमश्री और भी काफ़ी सारी, लिज्जत पापड़ का एग्जाम्पल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं भी समझ में आए तो आपको जो लगता हो अच्छा कि अच्छा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये काम अच्छा ऐसे करना चाहिए, है ना, कि कैसे कि भाई आपस में सब लोग इकट्ठे आए, है ना, और उसमें कोई एक बड़ी सी शॉप खोले या मॉल खोले जो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट से बना हुआ हो, उसको बेचें, उसकी ब्रांडिंग करें बाहर जाके, जैसे आदिवासी का चल रहा है, आदिवासी ऑयल। ठीक है, तो अब सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन एक तरह से उसी को सोच लो कि वो ऐसे ऐसे करे, फिर उससे क्या होगा, उनकी इनकम जनरेट होगी, उसको यूट्यूब पे पॉपुलर करें, बाहर फॉरेन में उसको एक्सपोर्ट करें, उसकी अच्छी ब्रांडिंग हो, लेवलिंग हो, सरकार आए। तो ये सब क्या है, आप इसमें लिख दो ऐसे कि डैश गांव में वहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसे करके कुछ वहाँ के लोकल प्रोडक्ट से एक छोटा सा मॉल तैयार किया। अब वहाँ पे आसपास के जो लोग हैं वो आने स्टार्ट हो गए हैं, उससे क्या हो रहा है कि उनकी इनकम बढ़ गई है। ठीक है, और जो पूरा एरिया है काफ़ी, एक ग्रोथ पॉल बन गया है। तो ठीक है, अब जो भी टूरिज्म वगैरह आने लगा है, तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे एनजीओ पे आएगा। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन तैयार रखना है आपने। ठीक है, बॉडी के पॉइंट पॉजिटिव और इनके नेगेटिव, नेगेटिव मतलब चैलेंजेस क्या हैं, और फिर उसी से रिलेटेड सॉल्यूशन, ये एक पेपर पे लिख लेना, काम खत्म। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज, इस पे पूछेगा, रिफॉर्म पे क्वेश्चन पूछेगा। तो इंट्रो तो आपका होगा, यहाँ पे कंक्लूजन होगा। ठीक है, बॉडी में आपको देखना है निगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए पहले इनके नेगेटिव फटाफट, वैसे में डिस्कस करना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे आपने करना चाहिए। देखिए पूरा कीवर्ड का गेम है। कैसे, हम बोलते थे इनको ट्रस्टेड स्टील फ्रेम, मतलब विश्वसनीय स्टील फ्रेम है इंडिया के, अब क्या हो गए हैं, रस्टेड स्टील फ्रेम। कीवर्ड अपने आप में समझा दे रहा है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, करप्शन, करप्शन बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, इनएक्शन, अब इनएक्शन ऐसे मत लिखना, इनएक्शन, इनएक्शन इज मोस्ट कन्वीनियंट, कन्वीनियंट एक्शन। तो मतलब आप इस पे एक सरकास्टिक होकर लिख रहे हो कि इनका इनएक्शन ना लेना सबसे बढ़िया कन्वीनियंट एक्शन है। और क्या है, पॉलिसी पैरालिसिस, ये भी तो इन्हीं की देन है। रेड कारपेट वेलकम के लिए बोलते हैं हम बिजनेसमैन के लिए, लेकिन ये क्या करते हैं, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही चल रही है। ठीक है, और भी बहुत सारे चीजें हैं, एक पॉइंट और लिख देना, जैसे आर्म चेयर, आर्म चेयर ब्यूरोक्रेसी। आर्म चेयर मतलब कि कुर्सी पे बैठे रहते हैं चिपक के एकदम आराम से, फील्ड में नहीं जाते। समाधान क्या है, भाई यही है, क्या कि करप्शन को कम करने के लिए इनकी जो बिहेवियरल कॉम्पिटेंस है वो बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे हमने लिखा रेड टेपिज्म, तो लिख दो रेड टेपिज्म से रेड कारपेटिज्म की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो यही पॉइंट आपने लिखने हैं, बस कुछ नहीं है, सिंपल सा है। जैसे ये लिखा आपने आर्म चेयर ब्यूरोक्रेसी, तो इसको लिख दो कि इन्हें फाइल से फील्ड की तरफ जाना पड़ेगा, एफ। तो सुनने में भी मज़ा आ रहा है, लिखने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ, अभी आपको क्लियर, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और इसमें क्या है ना, आपको कंटेंट की इशू आएगा इसमें, क्योंकि ऐसे फ्रिज टॉपिक है, एक जल्दी से आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, शुरू से ही देख लेते हैं इसको एक बार, क्या दिक्कत है। सबसे पहली दिक्कत, अगर आपने किसी को सिविल सर्वेंट बनाना है तो पहले आप रिक्रूट कर रहे हो ना, रिक्रूटमेंट, स्पेलिंग पे मत जाना, रिक्रूटमेंट की। ठीक है, आपने चयन किया, तो चयन में कुछ दिक्कत होगी, तभी तो दिक्कत आ रही है। उसके बाद आप चयन करके इनकी ट्रेनिंग कराओगे, तो ट्रेनिंग में भी कुछ नुकसान होगा। अगला, अब ये पोस्ट हो गए, तो इनका इवेल्यूशन भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर सरकार की कोई बात। ठीक है, कैसे, चयन में क्या है कि आपको जब इनका चयन करना है तो ऐसे मत करो, जो डोमेन एक्सपर्ट है आप उनको उठा लो, जैसे टेलीकॉम के लिए टेलीकॉम से रिलेटेड कोई बंदा है तो उसको रखो, टेक्निकल एक्सपर्टीज पे ध्यान दो। ठीक है, लेटरल एंट्री लिख सकते हो। ठीक है, और लेटरल एंट्री के साथ लेटरल एग्जिट भी, कि भाई आप आए भी तो आप चले भी जाओगे, ऐसे नहीं कि आप परमानेंट रहोगे। ठीक है, तो
आपने रिक्रूटमेंट पे सोचना है कि अच्छा रिक्रूटमेंट में क्या क्या हम सुझाव दे सकते हैं या फिर क्या क्या प्रॉब्लम है, पूछेगा ना रिफॉर्म पे, तो पहला यहाँ पे लिख देना कि ये प्रॉब्लम है, यहीं पे रिफॉर्म है। ट्रेनिंग में क्या प्रॉब्लम है कि भाई ट्रेनिंग इनकी एक बार हो जाती है, लेकिन हमें मिड टर्म ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इनकी ई लर्निंग बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अभी एआई इन सब का ज़माना है, ई एजुकेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी साइंटिफिक होनी चाहिए, तो इनकी ट्रेनिंग भी साइंटिफिक होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इन सबको लिख सकते हो। अगला इवेल्युएशन की भाई अब ये पोस्टेड हो गए, तो पोस्ट होने के बाद ये करप्शन ज़्यादा कर लेते हैं, तो इन पे ध्यान देना चाहिए, इनके बिहेवियरल कॉम्पिटेंस पे। अभी हम देते हैं कि बस इंटेलेक्चुअली कि पढ़े होने चाहिए, इनका बिहेवियर आचरण कैसा है ग्राउंड पे जाने के बाद, उसको भी अपना होगा हमें। ठीक है, अगला कंपलसरी रिटायरमेंट कराओ इनको, अगर आपने पकड़ भी लिया और ख़राब भी है तो रिटायरमेंट दिलाना है इनको। ठीक है, अगला कि लोगों के हाथ में फीडबैक फॉर्म दे दो या ऑनलाइन कोई सिस्टम कर दो जिससे फीडबैक मिलता रहे हर डीएम का, एसपी का, इन सब का, ताकि उनका इवेल्यूशन सही से चलता रहे। ठीक है, तो ऐसे ही फिर सरकार में लिख दो कि भाई सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट बनानी है तो इनका रोल ज़रूरी है, तो ऐसे कुछ करके आप लिख सकते हो, कुछ इशू नहीं है, आराम से। तो इस टॉपिक को आपने तैयार करना है। कंक्लूजन आप कुछ भी दे सकते हो, एसडीजी से कर देना चाहें तो, या फिर किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर देना, कोई इशू नहीं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, इसमें क्या है ना, एक चीज़ और अपनी रह गई, वो कभी कभी ना एथिक्स में पूछ लेता है कि क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए सिविल सर्वेंट में, या फिर इनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो आपने एक सुना होगा PRACTICE, प्रैक्टिस, सबने सुना है। बस इसी को ड्रॉ कर देना। कैसे ड्रॉ भी थोड़ा सा, चलिए आप सीख लेंगे इससे कुछ। 1 सेकेंड, ऐसे कुछ करके ड्रॉ करना। ठीक है, यूएनडीपी लिख देना इसमें, यूएनडीपी। पी से क्या आएगा, पी से आएगा पार्टिसिपेटरी, हिंदी में आप देख लेना, पार्टिसिपेटरी। आर से क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ए से क्या आएगा, अकाउंटेबल। ठीक है, ये 3 हो गए। अब फिर सी से क्या आएगा कि भाई लिख दो कंसेंसस ओरिएंटेड, सी हो गया। अब टी से ट्रांसपेरेंट है, ऑब्वियस है ये तो। आई से इंफॉर्मेशन ड्रिवन। ठीक है, ऐसे कुछ करके। अब बचा सी, आपका सी से कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सी खत्म हो गया। ई से एफिशिएंसी, एफिशिएंट। तो ठीक है, आप इथिक्स में यूज़ करो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, प्लस यूज़ भी कर सकते हो। आपको कीवर्ड भी याद रखने हैं, जैसे मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, सबका साथ, सबका विकास, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, ऐसे कुछ कीवर्ड है ना, तो ये सब आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एक टॉपिक आएगा अपना गवर्नेंस, सिलेबस देखना अपना। तो गवर्नेंस में क्या है ना, ये पूरी कीवर्ड पे चलती है। जैसे स्मार्ट है, ये कीवर्ड है, स्मार्ट पुलिसिंग, ये सब स्मार्ट। ठीक है, इसके बारे में चलिए अभी देख लेंगे। आपने पहले इंट्रोडक्शन देखना है, तो इंट्रोडक्शन आप कितने याद करोगे, थोड़ी सी दिक्कत आपको हो रही होगी। तो एक रिपोर्ट आती है गवर्नेंस पे, आप उसमें देख लेना इंडिया की कितनी रैंकिंग है, तो कोट कर देना अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2024 इंडिया रैंक दिस दिस दिस। खराब ही होगी, अच्छी रैंक थोड़ी होगी। तो उसी से समस्याएं निकल के आ जाएंगी कि किस वजह से है, ये चीज़ें खराब है। ठीक है, और ऐसे ऐसे इनका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ऐसे आपने लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ इसमें। एक डायग्राम, आपने अगर गवर्नेंस पे क्वेश्चन आएगा तो इसको रट लेना। कैसे, पता नहीं इसमें आ पाएगा नहीं आ पाएगा। 1 2 3 4, चलिए यहाँ पे 1 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, अब ये जो फर्स्ट है, ये गवर्नेंस की फेजेस है। फर्स्ट फेज क्या थी, क्या होती है, इंफॉर्मेशन, कि लोगों तक इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। ठीक है, तो हमने इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपको नहीं लगता क्या, सिटीजन चार्टर हम ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं, आरटीआई एक्ट आया, तो इससे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन गई ना। तो गवर्नेंस इसीलिए अच्छी होनी चाहिए। सेकंड फेज क्या आएगी, सेकंड फेज आएगी, इंफॉर्मेशन तो होगी, इंटर एक्शन, कि हमने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी, अब लोग हमसे इंटरेक्ट करें।
तो आपको नहीं लगता कि माई गोव जो मोदी जी ने स्टार्ट कराया वो क्या था? वो यही तो है कि सरकार लोगों तक पहुंच गई, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी, अब लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास है। तो गवर्नमेंट से सिटीजन, सिटीजन सॉरी, और सिटीजन से सरकार, गवर्नमेंट, तो आपस में ये इंटरेक्शन हो रहा है। ये फेज थी 2014 के बाद से आप देखोगे तो ई क्रांति, डिजिटल इनिशिएटिव, माई गोव, कितनी सारी चीज़ें वो सब इस फेज में थी। अब आएगी इसके बाद थर्ड फेज कि देखिए इंटरेक्शन तो हो गया, लेकिन हमें अब ट्रांजैक्शन करना है। ट्रांजैक्शन मतलब कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो होगी, अब कुछ काम की चीज़ें शेयर करनी है। काम की मतलब क्या कि जिससे लोगों को फायदा हो, जैसे डीबीटी, जनधन, आधार, मोबाइल, ठीक है। तो ये सब क्या थे, इसी से तो एक तरह से जो ट्रांजैक्शन थे वो हुए कि सरकारों ने लोगों तक, जैसे ई रूपी आया अभी, ई रूपी वाउचर वाला सिस्टम, तो वो क्या है, सरकार लोगों में आपस में दोनों मिल गए, लेकिन कुछ अब इंटरेक्शन भी तो होना चाहिए। तो पहल की सब्सिडी जो गैस चूल्हे वगैरह पे मिलती थी, ठीक है, और जो फार्म सब्सिडीज हैं, ये सारी चीज़ें सरकार डीबीटी के थ्रू देने लगी, लोगों तक ट्रांजैक्ट करने लगी। अभी इंफॉर्मेशन हो रही थी, अब थोड़ी सी फाइनेंशियल या काम की चीज़ें होने लगी। अब फोर्थ फेज आएगी, ये आएगी, पहली होगी इन्फॉर्मेशन, सेकंड होगी इंटरेक्शन, थर्ड होगी ट्रांजैक्शन, फोर्थ होगी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो फेज चल रही है अभी इंडिया में प्रेजेंट टाइम में, ये ट्रांसफॉर्मेशन की फेज है कि इससे बहुत बड़ा बदलाव आना है। मोदी जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखना उमंग ऐप कि सारे चीज़ों को यूनिफाइड कर दो, इसी से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। डिजी लॉकर वगैरह दे रहे हैं हम, ठीक है, ताकि भाई सब चीज़ इंटीग्रेट हो जाए। तो इससे क्या है ना, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत हाई लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन। आप समझ भी नहीं पा रहे हो, धीरे 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 सरकार आपसे डिजिटली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुकी है, आपकी लाइफ बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आज आपको आईडी देखनी है तो आपको किसी के पास नहीं जाना, फटाफट नेट पे डालो अपना जो भी आईडी पासवर्ड है, फटाफट आपकी आईडी आपको एक्सेस हो जाएगी थ्रू आउट द इंडिया। पहले क्या था, आप यहाँ से अगर पर्स भूल गए तो भाई बाद में पैसे की दिक्कत आएगी, कहीं चल जा रहे हो तो। अपनी आईडी भूल गए तो अगर आप तमिलनाडु या कहीं पहुंच गए, या फिर तमिलनाडु से नॉर्थ इंडिया आ गए, तब आपको दिक्कत आ जाएगी, यार आईडी क्या क्या दिखानी है। अब क्या इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है कि आपको कोई पुलिस वाला रोक ले तो उसको ऑनलाइन आईडी दिखा दो, ठीक है। डिजी लॉकर से भी अब वेरीफाइड होती हैं आईडीज। तो कुछ भी है, ये एक एग्जाम्पल है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये लॉन्ग प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा। इसके बाद फिफ्थ स्टेज भी चल रही है, चलेगी या चल रही है, पैरेलल है। इसमें क्या है ना, सरकार सरकार से कनेक्ट हो गई है कि अब सरकार को स्टेट गवर्नमेंट को कुछ देना है तो वो डायरेक्टली इन सर्विसेज के थ्रू दे सकती है, देती भी है। ऑनलाइन देखिए मीटिंग चलती है अब, किसकी, सरकार की। आपने देखा होगा ऑनलाइन इनॉग्रेशन होता है, उद्घाटन होता है किसी भी जैसे बिल्डिंग का। अब नहीं जा पाते भाई पीएम सर या फिर कोई सीएम, तो अगर किसी स्टेट में है तो पीएम कर देंगे उसका इनॉग्रेशन, और सीएम साहब को करना है और वो किसी और जगह पे है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये फेज चल रही है गवर्नेंस की। तो आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी इससे। और चलिए थोड़ा सा और इसमें समझाते हैं आपको, ठीक है। तो ये तो अपना ये वाला पार्ट हुआ। कुछ डायग्राम भी अगर ड्रॉ कर सकते हो तो, क्योंकि गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, इन सब चीज़ों में काफ़ी यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम पूछता है। तो देखिए गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में आपको कुछ डिफरेंस पता है? नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ। एक बस है, उसका टाइम है कि 4 बजे से स्टेशन ए से निकलेगी और 5 बजे स्टेशन बी पे पहुंच जाएगी। तो गवर्नेंस अगर खराब है तो वो 4 की जगह 4:30 आएगी, कभी 4:30 से पहले ही आ जाएगी, और पहुंचा रही है आपको 1 घंटे की जगह 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में। तो ये बैड गवर्नेंस है। गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ गवर्नेंस की। गवर्नेंस ये है कि एक बस है जो ठीक 4 बजे निकलती है, अपने जितने भी उसके स्टॉप है वहां पे रुकती है प्रॉपरली, और आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है टाइम पे, 4 से 5 पे पहुंचा देती है। ये गवर्नेंस है, ये बढ़िया चीज़ है। तो फिर गुड गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस इससे आगे की स्टेज है कि टाइम पे आना और टाइम पे पहुंचाना ही नहीं, कि आपकी जो सीट्स है वो बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए, जितना आप पैसे पे कर रहे हो, जिसको आप पैसे पे कर रहे हो वो बहुत इजी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि छुट्टी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जिस बस में आप बैठे हो उसमें सैनिटेशन, साफ सफाई, और भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, अगर आप जितना पे कर रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो टाइम से तो आपको पहुंचना है, लेकिन ये जो बीच में चीज़ें ऐड हो गई हैं,
ये गुड गवर्नेंस है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का थोड़ा सा मॉडल, ठीक है। अब इसके ऊपर भी बात चलती है एथिकल गवर्नेंस की। तो एथिकल गवर्नेंस क्या है कि ये तो है, अब सरकार थोड़ा कंपैशन होना चाहिए सरकार में, कि ऐसा नहीं कि भीड़ को रोकने के लिए पुलिस वाले फटाफट डंडा मारना शुरू कर दें, प्यार से समझाएं। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा दिल्ली में, दिल्ली में था हाँ शायद, कि वहाँ पे जो ऑड इवन का वॉयलेशन कर रहे थे उनको वो एक रोज देते थे, ठीक है, एक फ्लावर देते थे। तो उससे क्या था कि अपनी वो असहमति, ये जो भी आपने वॉयलेट किया है रूल को, उसको चाहते हैं कि आप माने, लेकिन डंडे से नहीं, प्यार से। तो वो एथिकल गवर्नेंस हो गई। उसके नीचे थोड़ी सी गुड गवर्नेंस और ये गवर्नेंस। आप ये लेडर ड्रॉ कर सकते हो, सीढ़ी, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक टॉपिक अभी न्यूज में चल रहा है, आप उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हो, या फिर अभी आपने इंडिपेंडेंस डे पे मोदी जी की स्पीच सुनी हो, सॉरी, इंडिपेंडेंस डे पे। तो वो टॉपिक क्या है आपका, यूसीसी, सेक्युलर सिविल कोड, ये मोदी जी ने बोला है। यूसीसी उत्तराखंड में लागू है और भी स्टेट में लागू है। तो इस पे आपकी एक अच्छी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। क्या तैयारी होनी चाहिए कि भाई इसको लागू करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। कुछ स्टेट ने इसको लागू किया है, वहाँ पे इसके क्या रिजल्ट है, ठीक है, और इससे इसके चैलेंजेस क्या है, ठीक है। तो पॉजिटिव वगैरह तो आप सब लिख ही लोगे, थोड़े से चैलेंजेस बताऊँ आपको। चैलेंजेस ये है कि इसमें क्या है कि सिविल जितने लॉज हैं उनको एक बनाने की बात की गई है, लेकिन लगभग 90% सिविल लॉज ऑलरेडी जो लॉ है उसमें कवर्ड है। तो 10% के लिए एक लेके आना अलग से, ये अपने आप में चैलेंजिंग है। चलिए कोई नहीं। सेकंड, जो नेगेटिव जो मुझे लग रहा है भी, वो क्या है कि 371 जो नागालैंड इन सब में जो ट्राइबल के कस्टम उन सबको एक ऑटोनॉमी देता है। तो आप अगर यूनिफॉर्म लेके आओगे सिविल कोड, तो इनके राइट्स का क्या होगा। अगर इनको एक्सेप्शन देते हो तो फिर यूनिफॉर्मिटी का फायदा क्या है। तो प्लस मास प्रोटेस्ट का भी एक डर है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कौन लोग नाराज हो जाए इससे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सॉल्यूशन आपको क्या देना है, मेन है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है कि सरकार को फेज वाइज, एक साथ नहीं, धीरे धीरे ये चीजें अप्लाई करनी चाहिए, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर। इस टोन में आपको कंक्लूड करना है, क्वेश्चन आएगा, तैयार रहना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला है अपना एक डायस्पोरा। डायस्पोरा जो बाहर लोग रह रहे हैं, उनका देखिए फायदा भी है इंडिया को। आपको फायदे पता होने चाहिए, नहीं पता तो आप पढ़ लेना। जैसे रेमिटांस देते हैं हमें, हमारी सॉफ्ट पावर है दुनिया में। जैसे यूएसए में सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, तो उसमें काफ़ी रोल प्ले किया था, ठीक है। अगला हमारे कल्चर के एम्बेसडर हैं दुनिया में, हमारे इंडिया के कल्चर को बाहर वो शो करते हैं, ठीक है। इंडियन इंटरेस्ट, ऐसे कुछ करके आप लिख लेना। ये तो पॉजिटिव तो लिख लोगे, नेगेटिव भी लिखना इसके। नेगेटिव क्या, कि जैसे खालिस्तान की जो डिमांड है वो कनाडा वगैरह से ज़्यादा स्पॉन्सर होती है, ठीक है। जो और भी इश्यूज हैं डायस्पोरा के, जैसे हमारे यहाँ फार्म प्रोटेस्ट था, तो उसको भी वहाँ पे मीन्स फॉरेन जो डायस्पोरा था उसने थोड़ा सा, अब देख लीजिए सही है गलत है, लेकिन एक तरह से नेगेटिवली उसमें रोल प्ले किया, ठीक है। और भी नेगेटिव आप सोच सकते हो, लिख लेना आराम से, ठीक है। डायस्पोरा पे तैयार रहना, क्वेश्चन आएगा। टोटल अभी टॉपिक अपने लगभग लगभग 17-18 हो गए हैं। 25 तक चलेंगे आराम से, 25-26 करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इसके बाहर आए तो मुझे बताना आप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए एक टॉपिक है वल्नरेबल सेक्शन, कमजोर जो वर्ग है। अब वल्नरेबल सेक्शन पे आप कितना तैयार करोगे। तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप एक एक पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, जैसे वीमेन वल्नरेबल सेक्शन में आएंगे, एससी, एसटी, ओबीसी भी आएंगे, ईडब्ल्यूएस नहीं आएंगे, क्या ट्रांसजेंडर नहीं आएंगे, ठीक है। क्या ड्रग एडिक्ट जो होते हैं ये नहीं आएंगे, क्या ये जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग ये नहीं आएंगे। तो ऐसे करके पूरी लिस्ट है। वीमेन के बारे में आपको एक दो लाइन में कुछ पता होना चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट है कितने परसेंट है, थोड़ी सी समस्या, कास्टिज्म वगैरह में आप पढ़ लोगे, फिर भी एक दो लाइन में इनकी एक दो समस्या पता होनी चाहिए।
एसटी के बारे में पता होना चाहिए, ओबीसी के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में, डायस्पोरा, सॉरी डायस्पोरा बोल रहा हूँ, ट्रांसजेंडर, ठीक है, ड्रग एडिक्ट के बारे में, दिव्यांगजन के। अब इससे क्या होगा आपको, वो पूछ ले कि जो सरकार वल्नरेबल सेक्शन के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है, तो उसकी स्कीम लिखिए या फिर योजनाओं पर प्रकाश डालिए। तो आप सीधे वीमेन की मत लिख देना, एक वीमेन की लिखो, एक एससी की, एसटी की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 स्कीम होगी आपकी, 10 लिख दी आपने। और मैं आपको बताऊं, अगर आप सिर्फ वीमेन के बारे में लिखते हो तो वीमेन की 5 6 स्कीमें एकदम से रिकॉल करना आपके लिए टफ है, लेकिन एक स्कीम रिकॉल करना इजी है। ऐसे ही एससी के लिए भी, एसटी के लिए भी पीएम जनमन, पीएम पीवीटीजीज मिशन, ओबीसी के लिए कि आयोग बनाया है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, अपना दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भारत अभियान है, ठीक है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, दिव्यांगजनों तो ट्रांसजेंडर के लिए। तो ऐसे करके आप एक एक पॉइंट लिख देना, आपका काम हो जाएगा। वल्नरेबल सेक्शन में आपको ऐसे ही डील करना है, अदरवाइज इतना वास्ट है कि आप परेशान हो जाओगे, और यही काम आता है, कितना भी पढ़ जाओ। अब ये सब चीज़ें ना आप अलग अलग सेक्शन में कवर कर लोगे। जैसे वीमेन आपने पहले पेपर में, फर्स्ट पेपर में पूरा किया है, ठीक है, ये इन पे इंडिविजुअली, जैसे एससी पे कास्टिज्म में क्वेश्चन आ जाएगा, एसटी पे भी आया हुआ है, ट्रांसजेंडर ये करंट के मुद्दे हैं, तो आपके कहीं ना कहीं आपने पढ़ के तैयार किए होंगे, लेकिन इसको एक पेपर पे आपने कंसाइजली लिखना है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वल्नरेबल सेक्शन अपना हो गया है, ठीक है। अगला एक टॉपिक आता है गवर्नमेंट स्कीम का वेलफेयरिज्म का। तो वेलफेयरिज्म पे एज सच कोई क्वेश्चन तो बनता नहीं, लेकिन बस आपको ये एक डायग्राम याद रखना है कि वेलफेयरिज्म क्या है, कि जो बेसिक नीड है सिटीजन की, वहाँ तक सरकार जो भी बेनिफिट देती है, तो ये तो है बेस आपका वेलफेयरिज्म, इतना, ये सब वेलफेयरिज्म कल्याण है। इसके ऊपर जो है वो है फ्रीबीज, फ्रीबीज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिख देना यहाँ पे कि भाई सरकार ने 2 किलो और 3 किलो अनाज दिया, एनएफएसए के तहत, एनएफएसए, तो बेसिक नीड पूरी कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन है, इसके लिए है। एलपीजी सिलेंडर देती है, तो ये बेसिक नीड है। फ्रीबीज क्या है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी, अगर, अब देखिए इस पे भी खैर कंट्रोवर्सी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक लिमिट से ज़्यादा फ्री देती है, तो ये एक तरह से फ्रीबीज है। आपको वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, कुछ सरकारें हैं जो वॉशिंग मशीन वगैरह देती हैं, तो ये फ्रीबीज है। हालांकि इसको भी आप जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट कैटेगरी इसकी वही रहेगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके आप ड्रॉ कर सकते हो स्कीम पे इंडिविजुअली ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं, वो पूछेगा तो रिलेट करके पूछेगा, तो स्कीम को आप अपने जो भी टॉपिक है टॉपिक वाइज पढ़ लोगे, आ ही जाती है उसमें से, ठीक है। वीमेन की आपने वीमेन जब टॉपिक पढ़ा उसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। एससी एसटी के बारे में पढ़ा तो उसमें कवर हो जाएगी। तो एज सच इसके लिए सेपरेटली आपको तैयार नहीं करना। अगले टॉपिक पे आते हैं अपना, अगला है अपना हेल्थ और एजुकेशन। ये देखिए हर पेपर में है आपके ऑलमोस्ट, इकोनॉमी में भी आएगा, पेपर 2 में है, पेपर 1 में भी है, ठीक है, सोसाइटी वाले में है, और एथिक्स वाले पेपर में भी कहीं ना कहीं आ जाता है, ऐसे में भी आएगा। तो हेल्थ के ऊपर आपके पास एक अच्छा डेटा, एक डेटा एजुकेशन के पास बेहतरीन वाले इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। कंक्लूजन तो आप एसडीजी से कर देना, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन दोनों एसडीजी से कवर हो जाते हैं, तो ये इजी है आपके लिए, एसडीजी से कंक्लूड कर देना। इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, सपोज हेल्थ का देना है आपने, तो क्या लिखना कि द कॉन्सेप्ट ऑफ health is derived from सर्वे, हिंदी में लिखूं इसको, सर्वे संतु निरामया, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। सर्वे संतु निरामया, दैट मीन्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, कि इंडिया का जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है वो सर्वे संतु निरामय, कि सब लोग निरोग हो, इस पे आधारित है। बस उसमें फिर लिख देना कि इसमें ये समस्याएं आ रही हैं, ये समाधान है, बस वो सिंपल सा पूछता है। एक चीज़ मैं आपको इसमें और चलिए मज़ेदार बताता हूँ थोड़ी सी, कि सपोज ये पेशेंट है, 1 सेकेंड, ये पेशेंट है, ये जाता है, हमारे यहाँ स्ट्रक्चर क्या है कि ज़्यादा जनता कहाँ रहती है, गाँव में, गाँव में रहती है।
ये डिस्ट्रिक्ट है, ये स्टेट बोल लीजिए, ये सेंटर है, मतलब ये दिल्ली है, ये कोई आपकी डिस्ट्रिक्ट है और ये गांव है। तो गांव में ज़्यादा जनता है तो गांव में ज़्यादा हॉस्पिटल होने चाहिए, उससे कम जिले में, उससे कम सेंटर में। लेकिन है नहीं ऐसा, इसको आइडियली होना चाहिए था, लेकिन है कैसा भी, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि आप अगर कोई दवाई लेने जाता है तो एक आधी क्लिनिक होगा गांव में, फिर थोड़े से ज़िले में उससे ज़्यादा होंगे, और ऊपर एकदम बड़ी सिटीज़ में सबसे ज़्यादा होंगे जहाँ पे कम ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कुछ करके ड्रॉ कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, एजुकेशन पे भी आपको इंट्रो कंक्लूजन आपका फिक्स है, बॉडी आप आराम से लिख लोगे। ठीक है, बॉडी मतलब थोड़ा तो इसमें पढ़ना पड़ेगा आपने, ऐसे नहीं, तो पढ़ के अपने नोट्स बना लेना, एक पेपर पे दोनों चीज़ें रखनी है आपने, दैट्स इट। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो काफ़ी सारे टॉपिक हो गए हैं, 2-3 टॉपिक और हैं, जल्दी से उनको भी देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा सेपरेशन ऑफ पावर पे, कि सेपरेशन ऑफ, तो आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन तैयार रखना है, मोंटेस्क्यू की डेफिनेशन। ठीक है, कंक्लूजन भी आप आराम से कर लोगे, एक डायग्राम ड्रॉ करना लगभग ऐसा कि ये एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशरी है, ये लेजिस्लेचर है, तीनों, ये सेपरेशन ऑफ पावर है। एक आर्टिकल याद रखना, शायद 50 है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। ठीक है, तो ऐसे करके सेपरेशन ऑफ पावर आप इजीली लिख लोगे कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है नहीं, इंडिया में क्या है, चेक्स एंड बैलेंसेस है, कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे चेक लगाती है, कैसे, कि मोशन ले आएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे कैसे चेक लगाती है, फिर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे कैसे चेक लगाती है, फिर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे कैसे चेक लगाती है, जुडिशरी लेजिस्लेचर पे कैसे चेक लगाती है, और लेजिस्लेचर इस पे कैसे, इसके लिए तो ये भाई इम्पीच कर देंगे, इसको जज को हटा देंगे। जज कैसे करता है, कि भाई जुडिशियल रिव्यू के तहत। ठीक है, तो ऐसे करके आपने लिखना है, ड्रॉ कर सकते हो अगर इस पे है तो, बस सेपरेशन ऑफ पावर पे आपको तैयार रहना है, क्वेश्चन पूछ लेगा। अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है अपना, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, काफी ज्यादा मतलब क्वेश्चन लगभग एक या दो, बस मैक्सिमम दो, ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन उसमें भी आपकी समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कि पार्लियामेंट की पहला क्वेश्चन बनता है फंक्शनिंग, कि फंक्शनिंग में ही समस्या है, तो वो आपको पता होनी चाहिए, और कुछ एक स्पेसिफिक पूछ लेगा। ठीक है, किसी के भी बारे में, कि भाई पार्लियामेंट का नहीं पूछेगा, कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, परिषद है, उसके बनने की प्रक्रिया क्या है। ज़्यादातर क्वेश्चन चांस रहते हैं इस पे पूछने के, अगर वो प्रोसेस पे पूछेगा तो। अदरवाइज पार्लियामेंट से आपका स्पीकर का जो पद है, लोकसभा या राज्यसभा का हो, वो भी इसी में कवर हो जाता है, मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया है। इस वाले सेक्शन में तो आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल पे ध्यान देना है, कि उसको बनने की प्रोसेस क्या है। दूसरा पार्लियामेंट के फंक्शन पे, तो फंक्शन में क्या दिक्कत है, आप सोचना कभी, मैं आपको अगर कुछ बताऊं कि आपको सोचना कैसे है, तो एकदम, देखिए चलिए, इससे आपको पता भी चलेगा कि टॉपिक को तैयार कैसे करते हैं। कि आप ऐसे कहीं से भी मैगजीन से उठा के फटाफट कट कॉपी पेस्ट मारोगे ना, तो आपको याद नहीं रहेगा, लिख लोगे आप, बहुत रटना पड़ेगा। उससे बढ़िया एकदम कॉन्क्रीट तरीके से दिमाग में, एकदम सटीक तरीके से, आपको कभी भूलोगे ही नहीं, ऐसे अपने जो भी फैक्ट है उनको दिमाग में डालना है। कैसे, पहला पॉइंट सोचो कि अच्छा, पार्लियामेंट पार्लियामेंट मिलती कितनी बार है, तो आपको पता होगा लगभग 3 साल, BMW है, बजट सेशन, मॉनसून, विंटर सेशन, ये पहला आपको पता चला मिलती है। दूसरी बात, अब सेशन आया, उस सेशन में लोग बैठेंगे, तो लोग बैठते हैं, MP वगैरह बैठते हैं सेशन में। ठीक है, जब बैठते हैं तो थोड़ा सा डिसरप्शन भी होता है ना। ठीक है, डिसरप्शन भी होता है, लेकिन चलिए कुछ भी डिसरप्शन भी हो, सरकार को अपना काम तो करना ही है, तो बिल पास भी करती है, बिल पास भी होते हैं। ठीक है, जो पास नहीं भी होते, थोड़ी दिक्कत आती है, वो कमेटी को भेज दिए जाते हैं, कमेटी को भेज दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जुडिशरी है, वो एक बार इनको चेक करती है, क्योंकि लगभग सब चीज़ें चैलेंज हो ही जाती हैं कोर्ट में, उसके बाद में फाइनली वो लॉ बन के इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये चीज़ें होती हैं। तो दिक्कत कहाँ है, पहली पॉइंट आपको यहीं लिखना है, इसी में लिखना है, कि ये जो 3 सेशन है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, मतलब उनकी जो मीटिंग है वो कम हो रही है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, कि जो लोग बैठते हैं उनकी अटेंडेंस कम है।
अटेंडेंस, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगला पॉइंट था डिस्टर्बेंस, की जो बैठते भी हैं तो वो डिबेट कम डिस्टर्बेंस ज़्यादा करते हैं, दोनों ही पार्टी से। दोनों पार्टी मीन्स लीडर ऑफ अपोजिशन और रूलिंग पार्टी, ठीक है। अब भाई इन्होंने ज़्यादा परेशान किया तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बिल है वो बहुत हैस्टी, जल्दबाजी में पास हो जाते हैं। जल्दबाजी में पास होंगे तो किसी कमेटी को नहीं जाएंगे, तो कमेटी का जो रोल है वो भी कम होते जा रहा है, ऐसे करके ड्रॉ कर देना। अगला कि फिर जब कमेटी के पास नहीं जाएंगे, जल्दबाजी में पास हुए तो कानून में थोड़ी बहुत दिक्कत रह जाती है, तो वो जुडिशरी में जाके पेंडिंग हो जाता है, ठीक है। तो जुडिशरी पे भी एक तरह से बर्डन पड़ जाता है इनडायरेक्टली। और जब सीधे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होता है तो फिर प्रोटेस्ट होती है, फार्म लॉज वगैरह में देख लो। तो क्रोनोलॉजी समझ में आ गई, यही सॉल्यूशन है कि भाई ऐसे ही इम्प्लीमेंट करो तो उससे जुडिशरी पे भी बर्डन ना आए, प्रोटेस्ट भी कम होंगे, कमेटी को भेज दो, सांसदों को अपनी अटेंडेंस बढ़ानी चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, बिल को जाना चाहिए मीटिंग के पास इनकी, तो ऐसे कुछ करके लिख देना, पार्लियामेंट पे आपका काम हो जाए, ठीक है। तो पार्लियामेंट अपना पूरा हो गया, ठीक है। अब दो तीन टॉपिक बचते हैं, एक है बॉडीज। बॉडीज कैसी, इस पे क्वेश्चन पूछता है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल, एक पूछेगा आपसे स्टैट्यूटरी या क्वासी जुडिशियल। स्टैट्यूटरी बॉडीज या क्वासी जुडिशियल जो भी है, ठीक है। जो संवैधानिक है उनका लगभग, हम देखना NHRC नहीं है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, नेशनल जो बैकवर्ड कमीशन है, ठीक है। तो ऐसे करके जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, यूपीएससी ले लीजिए, ठीक है, कैग है, CAG है, तो और भी जितनी बॉडीज हैं इन सबका एक तो आपने आर्टिकल याद रखना है, यूपीएससी कौन से में है, SC कौन से में है, ST कौन से में है, बैकवर्ड कमीशन किस में है और क्या किस में। तो आर्टिकल से इंट्रोड्यूस करना कि दिस आर्टिकल डील्स विद दिस दिस दिस। फिर इन सब में समस्याएं पूछेगा, क्या क्या समस्या है, तो आपको एकदम बेसिक सबके बारे में एक जैसा ही है, जैसे कि इनका जो रोल है वो एडवाइजरी है, ठीक है, बाइंडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो उससे दिक्कत आती है। प्लस इनके पास टेक्निकल स्किल की दिक्कत है, मैन पावर की दिक्कत है, रिसोर्स पैसे की दिक्कत होगी, फंडिंग के इशू होंगे। तो लगभग सब में यही है भाई। कैग में क्या है, इसके पास पावर कम है, इसका रोल एडवाइजरी है, इसकी बाइंडिंग नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्टीज की थोड़ी कमी हो जाती है, AI वगैरह का यूज़ नहीं होता। अब देखिए यूपीएससी के बारे में पूछ ले तो क्या लिखोगे भाई, फाइनेंस की दिक्कत हो सकती है, रोल भी एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं होता, टेक्निकल एक्सपर्टीज की समस्या आ सकती है, ठीक है। सबके लगभग वही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल का एक स्ट्रक्चर दिमाग में रखना, उससे सब कुछ लिख के आना, क्योंकि अलग अलग आप नहीं कर पाओगे। जो अलग कर पाओगे बस ये है कि एक बार इनके आर्टिकल कंक्लूजन आप मोल्ड करके लिख देना, ठीक है। सेम स्टैट्यूटरी के साथ आपने करना है। अब देखिए इन पे मैं एक वीडियो ले आऊँगा, पूरा इनका स्ट्रक्चर, बस आपने उस बॉडी को, ये स्ट्रक्चर है पूरा बना हुआ, ठीक है, ये पॉइंट फिक्स है। यहाँ पे आप यूपीएससी की जगह कोई सी भी बॉडी रख देना, डैश बॉडी, वो फटाफट पॉइंट ही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको आपने करना है खुद से, नहीं तो मैं करा दूंगा, ठीक है। मुझे बता देना आप कमेंट सेक्शन में। आपका ये सब हो गया, एक चीज बचती है बस लास्ट, वो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पे एक क्वेश्चन पूछता है, आप इसमें पूछ लेगा या तो बेसिक स्ट्रक्चर पे पूछ लेगा, उसके बारे में आपको पता होगा। जो प्रेम्बल वगैरह है उसके कीवर्ड पे पूछ लेगा, उनको इलेबोरेट करवा लेगा प्रेम्बल वगैरह के। तो प्रेम्बल को आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अगला कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बोरो जो किया है, बोरो किया है या फिर हमने दुनिया भर से सीख के अपना खुद का बनाया है, तो एक डिबेट है, उस डिबेट को देख लेना, ठीक है। अगला पूछ लेगा कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ अमेंडमेंट के ऊपर, कि हमारा फ्लेक्सिबल है या फिर रिजिड है, इस तरीके से कुछ पूछ लेगा। तो ये 4-5 डायमेंशन है, इन पे क्वेश्चन पूछता है। आपको इन 4 डायमेंशन पे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपके पास कंटेंट होना चाहिए और मिक्स करके लिख देना। तो ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। अब मैंने तो अपनी साइड से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए हैं, आपको शायद थोड़ा सा भी क्रेडिबिलिटी का इशू आए तो आप PYQs उठा लेना किसी भी एग्जाम के, और नहीं तो आप जो भी मेंस दोगे उसके बाद वहाँ का पेपर इन टॉपिक से मैच कर लेना, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहले ही समझ लेंगे, अदरवाइज बाद में थोड़ा सा पछताना पड़ता है। सो कैसी लगी वीडियो,
आप मुझे प्लीज़ लाइक करके बताना या डिसलाइक करके बता देना कि भाई पसंद नहीं आई। और आपको जो भी वीडियो चाहिए हो, वैसे मैं इसके बाद पेपर थर्ड की और पेपर फोर्थ की ये दोनों वीडियो बनाऊंगा, आपके पास आ जाएगी टाइमली। तो आप पैनिक नहीं करना, आराम से देखो, ये काम करो, और अभी 1-2 दिन में ही दोनों वीडियोस आ जाएंगी, उसके बाद हम प्री पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।